नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम अपने वापस 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पे आ गए हैं। और ये जो प्रश्न रहेंगे ये 51 से लेके 75 के बीच में रहेंगे। हमने टारगेट किया है कि 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम आपको कराएं, जिसमें जो है हर एक टॉपिक शामिल हो जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए आवश्यक है। जिसमें आपकी केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गए, जितने भी बायोलॉजी फील्ड के एग्जाम होते हैं, नीट वगैरह, है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। चाहे वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, आरपीएससी ग्रेड सेकंड हो, चाहे वो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो ये सब प्रश्न आप लोग जो है, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के प्रश्न भी यहाँ से आपको मिलेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो बेधड़क आप इसको लाइक कर सकते हैं। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हर एक प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट में देते रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो कुछ कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, उनको भी सब कुछ आता है ना। तो जो भी यहाँ पे कमेंट करने वाला है, आज उन सबको मैं रिप्लाई दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। हर एक कमेंट को मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, पढ़ने वाला हूँ, और हर एक कमेंट का आंसर भी देने वाला हूँ, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मान लीजिए आप, है ना। दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक और सूचना कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी मैं उसका नाम भी बता दूंगा, प्रबोध क्लासेस उसका नाम है, ठीक है। तो बात करते हैं जीव जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सबसे पहले ध्यान रखो, ये क्लोरोफिल क्या होता है। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, और इसके द्वारा ही आपके जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना है और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग कि वह कार्बनिक पदार्थ के साथ, इसमें जो है क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता है, किंतु वह इस योग्य है कि कार्बनिक पदार्थ यानी कोई भी आपके जो है कार्बनिक पदार्थ के साथ जो है वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। ऐसा कोई जीव है, वो कौन सा है? क्या वो एक जीवाणु है, क्या वह एक कवक है, क्या वह एक वायरस है, या फिर जीवाणु भोजी है? तो हम लोगों को आंसर काटते जाना है। सबसे पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ 1 मिनट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है आंसर काटते हैं, देखो एक एक करके, है ना, आंसरों को काटते हैं, कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं। तो जो जीवाणु बोधी होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। तो ये तो आपके हो ही नहीं सकता, है ना, एक प्रकार का क्या वायरस है। और वायरस तो दूसरों पे निर्भर रहता है ना, और वायरस तो खुद ही क्या दूसरे पे निर्भर रहता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। कवक भी आपके नहीं होगा। आपके जो इसका आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपकी जीवाणु। जीवाणु का आपने नाम सुना होगा, बीजीए। बीजीए का नाम सुना होगा। और बीजीए को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित नील हरित शैवाल, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा आप लोग देख लेना ना, अभी धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि इस पे जो है प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, सच बताऊं तो। इसको हम लोग जो है साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। और एक और बात ध्यान रखना इसके बारे में, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर होता है, ठीक है। और एक और बात क्या ध्यान रखोगे इसके बारे में, ये आपके जो है वो आपके मोनेरा वर्ग में रखा गया है, मोनेरा वर्ग में। साथ में ये एक प्रकार का क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। साथ में ये आपके जो है स्वपोषी जीव है, स्वपोषी बैक्टीरिया है या जीव है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो है वो आपके क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जो कि एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए इसके बारे में, है ना। ठीक है, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? ये भी दो दो एग्जाम में आया हुआ है। सीबीएसई पीएमटी जो कि 1995 में चलती थी, और सीपीएमटी, है ना, 1973, और ये मतलब बहुत पुराने प्रश्न है। हालांकि इतने सिंपल प्रश्न आज के टाइम में, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कठिन प्रश्न होते हैं ना, उसको तो अपन ध्यान एक्स्ट्रा देते हैं, इन पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं अपने गलत हो जाते हैं। तो मैंने इसे छोटे छोटे प्रश्न भी डाले हैं, ताकि जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े, है ना। जब अपन को कोई प्रश्न आता है ना, तो अपन उत्तेजित होते हैं और ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ते हैं, ये इस बात का ध्यान भी रखना आप लोग। क्या जीवाणु
की खोज जो है सर्वप्रथम रोबर्ट कोच ने की थी, क्या लुईस ने की थी, क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, क्या एबी लीवेनहॉक ने की थी, मुझे ये बताओ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एबी 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 सॉरी एबी ल्यूवेनहॉक। एंटवन ल्यूवेनहॉक बोलते हैं, ल्यूवेन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये एंटवन ल्यूवेनहॉक आपको पता है कितने महत्वपूर्ण है आपके कोशिका में भी। जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, जब मैंने पढ़ाई थी कोशिका तब मैंने बताया था जीवित कोशिका की खोज की थी। आपके आरबीसी की जो है खोज भी इन्होंने की थी। और आपके प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की थी, है ना। ठीक है, इतने बहुत सारे खोजें इन्होंने की थी। ठीक है, तो एंटवन लीवेनहॉक इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। और बात करें अगर जीवाणु शब्द की, जीवाणु शब्द की बात करूं मैं, तो ये जो जीवाणु शब्द है दोस्तों, ये एहेन वर्ग ने दिया था। एहेन एहेनबर्ग ने एहेनबर्ग ने दिया था। एहेनबर्ग ने दिया था, कब दिया था बताओ। ये दिया था आपके, कब, एहेनबर्ग में 1837 में दिया था लगभग, ऐसा कुछ इसका जो है आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही अंदाजे से बता रहा हूँ। ये जो एंटवन ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने जो है इसकी खोज की थी 1600 आपके 1676 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 53वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट में CO2 का स्थिर करता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका आंसर तो आप लोग दे ही देंगे। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट में CO2 को स्थिर करता है, बताओ। क्या वो बेसिलस है, क्या वो राइजोबियम है, क्या नाइट्रोबैक्टर है, क्या रोडोस्पाइरलम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोडोस्पाइरलम। डी इसका आंसर हो जाएगा 53 में। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। एक प्रकार क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी लगा लेना है भाई इसको आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, जीवाणुओं को पादप माना जाता है, जीवाणुओं को प्लांट माना जाता है, क्यों माना जाता है। अब ये देखो बहुत सारे एग्जाम में ये आया हुआ है ऑलरेडी। इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनका रंग हरा होता है, वे जनन कर सकते हैं या वे सर्वव्यापी है। जीवाणुओं को पादप माना जाता है, यानी कि प्लांट में रखा जाता है एज ए। कई वैज्ञानिक ऐसा मत देते हैं कि जीवाणु जो है पादप होते हैं। बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा, इसमें जो है कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका 54 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा अपने। ठीक है, बात करते हैं पांचवें या 55वें प्रश्न की। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव की कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका है, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति की बात नहीं कर रहा है, झिल्ली जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, वो किसकी बनी होती है। बताओ, क्या प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की, क्या सेलुलोज की, क्या वसा की, क्या काइटिन की। बताओ दोस्तों, ये जो 55वां प्रश्न है इसका जो आंसर है ये मैं ही दे देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आपकी जो प्रोटीन है और आपकी जो लिपिड है, इसकी आपकी क्या बनी होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। बात करूँ मैं सेल वॉल की, तो इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। कौन, सेल वॉल जो है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। तो दोनों ही बातें ध्यान रखना, पेप्टिडो पेप्टिडो। इसकी जो हैंड राइटिंग है दोस्तों, अभी तक मेरे हाथ यहाँ पे अभी तक बैठा नहीं है, सही बताऊँ तो। बाकी मेरी हैंड राइटिंग ही ऐसी आती है, मैं क्या कर सकता हूँ इसका। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका आंसर। आप लोगों को तो क्वेश्चन आंसर से मतलब है ना, हैंड राइटिंग से थोड़ी मतलब है। और बायोलॉजी के जो जितने धुरंधर है उनकी राइटिंग ऐसी आती है। ठीक है, निम्न में से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है, मतलब कोई ऐसा अंग या कोशिकांग की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग है जो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका का अंग मान लो, है ना, कुछ भी कह सकते हो आप लोग।
56वें प्रश्न का आंसर, ये तो आप लोग बिल्कुल ही डेफिनेटली दे दोगे इसका आंसर, मुझे पता है, विश्वास है। रामपाल तो इसका आंसर दे ही देगा, है ना। रामपाल तो इसका आंसर दे ही देगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, जितने भी कोशिका अंग है ना, वो आपके किस में नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। कोशिका भित्ति कोशिका का अंग नहीं है, ये बाहरी आवरण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनवलप बोलते हैं, सेल एनवोलप बोलते हैं, सेल एनवोलप बोलते हैं। डीएनए इसमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड, कौन सा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सीडीएस, है ना, डीएनए पाया जाता है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भी इसमें, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। 56वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके ए। 57 नंबर प्रश्न है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में मुख्य अंतर किसकी रचना में होता है। क्या वो सीलिया है, क्या वो न्यूक्लियोलस है, क्या कोशिका भित्ति है, क्या फिर साइटोप्लाज्म है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात कर रहा है दोस्तों ये। तो आपके जो ग्राम पॉजिटिव और जो आपका ग्राम नेगेटिव है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसका ही मुख्य अंतर इसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ये आपके 3 लेयर से बनी होती है, त्रिस्तरीय इसको हम लोग बोल सकते हैं, त्रिस्तरीय। और ये जो है एक लेयर या एकल स्तरीय होती है, एकल स्तरीय, ठीक है। कैसे होती है, एकल स्तरीय, है ना। और ये होती है त्रिस्तरीय, ये थोड़ी सी मोटी होती है, क्या होती है, ये मोटी होती है, और ये पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। साथ में एक और बात ध्यान रखना, आपके जो क्या बोलते हैं, इसकी जो मोटाई है, मोटाई, मैं मोटाई की बात कर लेता हूँ। जो इसकी जो मोटाई है दोस्तों, ये आपके 20 से 80 नैनोमीटर होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी, ग्राम नेगेटिव की, तो ये 7 से 8 नैनोमीटर की होती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें मुख्य आकार ये जो है अंतर, वो किसका, कोशिका भित्ति का आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये बी है और ये सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है। बात करें, कीमोसिंथेटिक जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक जीवाणु होते हैं, बताओ आंसर। 58वां प्रश्न है, कीमोसिंथेटिक जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, क्या इसमें जो है, क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो बिना प्रकाश के भोजन बना लेते हैं, जो रासायनिक क्रियाओं के संचालित करने में असमर्थ होते हैं, या फिर जो प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जितने भी जीवाणु हैं दोस्तों, वो प्रकाश की अनुपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपके अभी भी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं हैं, बिना प्रकाश के भोजन बनाते हैं। हालांकि कई हद तक बात सही है ना, बिना हद तक जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या है, जो है भोजन बनाते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएगी, जो बिना प्रकाश के भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है भोजन बनाते हैं, एक प्रकार से स्वपोषी होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। जीनोफोर किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, जीनोफोर किसे कहते हैं, बताओ। अगला प्रश्न है आपके पास, जीनोफोर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीनोफोर किसे कहते हैं, ठीक है। जीनोफोर किसे कहते हैं। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो एक प्रकार का जीनोफोर होता है। बैक्टीरियल डीएनए को क्या बोलते हैं, जीनोफोर कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया में जो जीनोफोर होता है ना, वो क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो बैक्टीरिया में आपके क्या बोलते हैं, जीनोफोर जो होता है, या फिर इसको न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाप भी बोलते हैं, केंद्रिकाप, क्या बोलते हैं, केंद्रिकाप बोलते हैं। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आपके हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है आपके। ऐसे कहूँ मैं कि आपके जो है इसमें जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है, जैसे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस
लस भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट क्या होता है बताओ, इसमें प्रेजेंट क्या होता है आपके प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इसको बोलते हैं बैक्टीरियल डीएनए को, है ना। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बैक्टीरियल डीएनए को क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं। जब कोकाई समूह में पाए जाते हैं तो कहलाते हैं, जब कोकाई जो है वो समूह में पाए जाते हैं, समूह में, देखो जो डिप्लो कोकाई होते हैं ना, अब मैं इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। ठीक है, जब कोकाई समूह में पाए जाते हैं तो कहलाते हैं। जो डिप्लो कोकाई होते हैं ना, वो दो इस प्रकार से पाए जाएंगे, तो ये समूह नहीं हुआ, है ना। जो स्टेप्टोकोकाई होते हैं ना, स्टेप्टोकोकाई, है ना, वो आपके एक चेन के रूप में पाए जाते हैं, ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, इस चेन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टेप्टोबेसिलाई तो कुछ होता ही नहीं है। स्टेप्टोफाइलोकोकाई ये जो होते हैं ना, ये ग्रुप में पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टेप्टोफाइलोकोकाई, ध्यान रखना। बात करें, कुछ जीवाणु पर उपस्थित धागेनुमा ग्लाइकोकेलिक्स किसके बने होते हैं। तो जितने भी ये जीवाणु की संरचना पे जो धागेनुमा ग्लाइकोकेलिक्स होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जिसको बहुशर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुशर्करा या पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु पर उपस्थित दागिनुमा ग्लाइकोकेलिक्स किसके बने होते हैं, बहुसेकेराइड या बहुशर्करा के बने होते हैं। बात करें 62वें प्रश्न की, जीवाणु पर नाभिकीय पदार्थ क्या होता है। बताओ इसका आंसर। क्या न्यूक्लिक एसिड व हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्या न्यूक्लिक एसिड व साइटोप्लाज्म होता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है, या फिर सभी इसमें पाए जाते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया, जब इसके नाभिकीय पदार्थ की तो हिस्टोन प्रोटीन तो मैंने वैसे ही काट दिया था। ठीक है, अब इसमें जो है साइटोप्लाज्म तो पाया जाता है, लेकिन नाभिकीय पदार्थ नहीं है ये, है ना। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा केवल न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा, केवल न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, जीवाणु का नाभिकीय पदार्थ हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा सी। बात करें वेक्टर क्या है, वेक्टर के बारे में सभी जानते हैं। वेक्टर क्या होता है बताओ। क्या वह रोग का प्राकृतिक संग्रह स्थल है, क्या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, क्या मानव परजीवी है, क्या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों का वाहक माइकोबैक्टीरियम है। 63वें प्रश्न का आंसर मुझे दे दीजिए आप लोग कमेंट में। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों का वाहक माइकोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। बात करें 14 नंबर के प्रश्न की, जंतुओं व मनुष्य की आंत में रहने वाले जीवाणु हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो जंतु और मनुष्य की आंत में जो जीवाणु रहते हैं उनको ई कोलाई बोलते हैं, इसी इथीरियो कोलाई। ठीक है, बेसिलस ब्रेविस नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस लेक्टिस नहीं है, और आपके स्टिडोमोनास सिट्री नहीं है। ठीक है, आपके आज के 15वें प्रश्न यानी 65वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के लिए जीन कहाँ पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के लिए जीन कहाँ पाए जाते हैं, आपके बैक्टीरिया की बात कर रहा है ये। क्या गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, क्या कोशिका भित्ति में, क्या नाभिक से, या फिर प्लाज्मिड से। बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता क्या है, ये जो है आपके शरीर में जो है, शरीर में क्या करती है बताओ, शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, जीवों की वृद्धि को रोकती है। और इसी में से जो है आपके जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उसमें से एक जगह से, कहाँ से, प्लाज्मिड से जो है आपके क्या प्रतिरोधकता एंटीबायोटिक निकाली जाती है। ठीक है, ये जीन वहीं से निकाली जाती है। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं।
66वां प्रश्न है आज का अपना कि बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में जो है वो छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। बताइए, क्या उन्हें रोम कहते हैं, क्या फ्लैजिला कहते हैं, या फिर पिलाई कहते हैं, या फिर सीलिया कहते हैं। 1 मिनट का आपके लिए जो है ब्रेक है, आप लोग इसका आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए दोस्तों। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, दोस्तों प्रश्न है अपना, क्या बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में छोटी छोटी रोमिल संरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। ठीक है, पिलाई कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैक्टीरिया तथा कवकों की कोशिका भित्ति के संदर्भ में क्या सही है। बैक्टीरिया तथा कोशिका भित्ति की संदर्भ में क्या सही है। दोनों में ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं, दोनों में एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बने होते हैं, दोनों में ही एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन तथा सेलुलोज के बने होते हैं, दोनों ही काइटिन के बने होते हैं। बताओ इसका आंसर। बैक्टीरिया तथा कवकों की कोशिका भित्ति के संदर्भ में क्या सही है। क्या दोनों में ही ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं, दोनों ही एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के बने होते हैं, दोनों ही एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन तथा सेलुलोज के बने होते हैं, क्या दोनों ही काइटिन के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ही जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के बने होते हैं, यानी बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। जड़ के नोड्यूल्स में होते हैं, तो आपको पता है जड़ के नोड्यूल्स में क्या होता है, इसका आंसर मुझे दे दीजिए। क्या नोस्टॉक है, क्या राइजोबियम है, क्या क्लोरोबियम है, क्या एजिटोबैक्टर है। जड़ के नोड्यूल्स की बात कर रहा है या नोड्स की बात कर रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपने पास बी, यानी राइजोबियम। जो राइजोबियम है दोस्तों, राइजोबियम ये आपके फेबेसी जो पादप होते हैं, फेबेसी फेबेसी फैमिली का नाम सुना ना, फेबेसी पादप, इनकी जो है जड़ों में होते हैं। किस में होते हैं, जड़ों में होते हैं। जड़ों के आपके नोड्यूल्स में होते हैं, जड़ों के नोड में होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो जड़ों के नोड में ये पाए जाते हैं। इसकी ये किसके साथ मिलते हैं, आपके जो भी N2 स्त्रीकारक है, आपके नाइट्रोजन जो स्त्रीकरण करते हैं इसके साथ मिलते हैं, और आपके जो वातावरण की N2 है उसमें उसको जो है NH3 में बदलते हैं, और जो है अमोनिया को स्थिर करते हैं। क्या करते हैं, स्थिरीकरण, स्तर स्थिर करते हैं। और आपको पता होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऐसे ही होता है। तो अपने पास बी आंसर इसका हो जाएगा। आज का 69वां प्रश्न, एन स्थिर यानी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं का संबंध किस कुल के पादपों से होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे पिछले प्रश्न से यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जो एन स्तीन करने वाले जीवाणु की बात कर रहा है या राइजोबियम की बात नहीं कर रहा है ना। तो जितने भी लेग्यूमिनेसी वाले होते हैं ना, जिसमें चने की दाल आ गई, अरहर की दाल आ गई, आपके अरहर हो गया, चने की दाल आ गई, ये जितने भी प्लांट आते हैं ना, ठीक है, और उधर लगा लेना इसमें आपके जितने भी राइजोबियम जो है फेबेसी में कौन कौन से आते हैं, मटर के हो गए, है ना, मटर हो गए, और बहुत सारे इसमें जो है आ जाते हैं। तो आपके फली वाले जितने भी होते हैं, सेम हो गया, सेम की फली नाम सुना ना आपने, है ना, चौला हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब है ना। और इसमें जो है लेग्यूमिनेसी जिसमें अरहर हो गया, चने की दाल हो गई, ये सब। ठीक है, मनुष्य का सहजीवी जीवाणु किस कार्य में सहायक है। मनुष्य का सहजीवी जीवाणु किस कार्य में सहायक है। मनुष्य का सहजीवी जीवाणु जिसे यानी एथीरिया कोलाई की बात कर रहा है। आपको पता है ये आंतों में होता है, आंतों में भी बड़ी आंत में होता है। किस में होता है, बड़ी आंत में। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो अपने पास बी आंसर इसका हो जाएगा। बात करें, प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्या इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधक जिन्स होते हैं। क्या ये सही है। क्या दोनों सिरों पर पुनरावर्तन की जो है बिंदु होते हैं। क्या यह यूकेरियोटिक और प्राकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जा सकता है। क्या यह सर्पिल डीएनए है जिसमें यूकेरियोटिक डीएनए को जोड़ने की क्षमता होती है। तो आपके 71 प्रश्न जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी,
यानी जो यह यूकेरियोटिक डीएनए को जोड़ने की क्षमता रखता है। ये एक प्रकार का क्या सर्पिलाकार डीएनए होता है, ठीक है। इसलिए प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। साथ में बात करें अगले प्रश्न की हम लोग कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बैक्टीरिया में किसको प्रभावित करता है। जो पेनिसिलिन होती है ये एक प्रकार की क्या प्रतिजैविक है। ये बैक्टीरिया में किस चीज़ को प्रभावित करेगा। क्या डीएनए रेप्लिकेशन को, क्या प्रोटीन संश्लेषण को, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुणों को, या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस। और पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस का मतलब है कोशिका भित्ति का निर्माण। क्या है, कोशिका भित्ति का। तो हाँ दोस्तों, इसका आंसर यही हो जाएगा। कोशिका भित्ति के निर्माण को क्या कर देता है, रोक देता है ये, है ना। ठीक है। बात करें कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये रोगों में से प्रश्न है। क्या खसरा है, क्या चेचक है, क्या रेबीज है, क्या क्षय रोग है, बताओ। तो आपने क्षय रोग का नाम सुना होगा। क्षय रोग का जो आपके बैक्टीरिया होता है, टीबी का बैक्टीरिया, टीबी बोलते हैं इसको, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, बाकी सब वायरस जनित रोग है, ठीक है, रेबीज वगैरह सब। बात करें क्राउन गाल किसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्राउन गाल क्या माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, या आर्विनिया के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा, या फिर कालिस्ट्रेम। आपको पता है जो क्राउन गाल है ये एक प्रकार की जीवाणु वाली डिजीज है। ये एग्रोबैक्टीरियम से होते हैं, एग्रो बैक्टीरियम से होती है, एग्रोबैक्टीरियम से होती है। आज का अपना अंतिम प्रश्न निमोनिया रोग कारक है। निमोनिया रोग कारक है, निमोनिया। जो निमोनिया फैलाता है वो कौन है, वो भी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, निमोनी। ठीक है। तो आज अपन 75 प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। 75 से लेकर 100 प्रश्नों की जो चर्चा है वो अपनी करेंगे अगली कक्षा में। आपको आपकी क्लास जो है आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नरम भी थी तो मैंने थोड़ा सा जो है इजी वे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की। बाकी जितने भी प्रश्न बताए वो सब प्रश्न काम के हैं, है ना। सभी प्रश्नों की रिवीजन आप लोग बार बार करिए। ये जो पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रबोध क्लासेज पे संपर्क कर सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।